Hello class 10th students, this is date 19th of May 2020। साइंस का लेक्चर 5 है। दिस इज साइंस का लेक्चर 5, चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बच्चों के साथ इस बातें हो रही हैं तो उन लोग बता रहे हैं कि स्कूल में पहले ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लाइट, बट पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पर फोकस करेंगे। तो अगर ऑप्टिक्स वगैरह में जो लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, अगर लाइट पढ़ाया जा रहा है तो कुछ पर्सनल डाउट है तो मेरे से फ़ोन करके क्लियर करेंगे। ट्यूशन में तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे। तो साइंस का, फिजिक्स का ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका लेक्चर 5 है और आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज ओम्स लॉ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का क्या, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 9th 10th में जो साइंस आपको पढ़ना है वो आगे के फ्यूचर में जो आप लोग मेहनत करेंगे जिस भी फील्ड में, उस तरह से आपको हेल्प करने वाला है। ओम्स लॉ पूरे फिजिक्स में टॉप 10 टॉपिक्स में से आता है जो कि आप लोगों को अपनी जिंदगी भर में पढ़ना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में और सर्किट डायग्राम के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ इज अ वेरी फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स, जो कि आप लोग में से जो लोग पढ़ने में अच्छे हो लोग इस बात को समझते होंगे। फिजिक्स में जो फंडामेंटल लॉज होते हैं वो सबके समझ में आते हैं। जैसे न्यूटन साहब का लॉज है जो कि आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, वैसा ही है ये फंडामेंटल लॉ, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग घर पर देखते हैं, कल के क्लास में लेक्चर 4 में बताया गया वोल्टेज के बारे में और लेक्चर 3 में बताया गया था आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब आप लोग देखते हैं वोल्टेज राइज करते हुए घर पर, जैसे ही आप देखते हैं वोल्टेज कभी कभी लाइट फ्लक्चुएट करता है तो वोल्टेज जैसे ही राइज करते हुए आप देखते हैं तो आप फील करते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वायर में उसका वैल्यू भी जो बढ़ जाता है। अब बोलोगे सर वायर के अंदर का करंट हम लोग कैसे देखेंगे, तो वायर आपके पंखे के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो आप देखेंगे पंखे का चलने का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है ना। टीवी में स्टेबलाइजर लगाया हुआ रहता है आपका, तो देखते हैं अचानक से वोल्टेज अगर बढ़ा तो स्टेबलाइजर ऑफ हो जाता है। टीवी जो है वो ऑफ हो जाता था पहले, अभी भी है स्टेबलाइजर, तो आप लोग महसूस करते होंगे। अभी गर्मी बढ़ गया, कूलर वगैरह यूज करते होंगे, रात में वोल्टेज जब बढ़ जाता है 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब करीब, तो आप देखते होंगे कूलर बहुत ही तेजी से जो है वो चलता है। तो वो क्या बढ़ा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, वायर्स में जो करंट का फ्लो है वो बढ़ जाता है। अब वायर्स में करंट का फ्लो तो आपको आंख से दिखेगा नहीं, बट वो वायर हमारे पंखे के साथ, कूलर के साथ, टीवी के साथ, फ्रिज के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, एसी के साथ, लाइट के साथ, बल्ब के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो आपको महसूस होगा कि करंट भी बढ़ा। करंट नहीं भी बढ़ते हुए दिखा तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उसको आप इंक्रीज करते हुए देखते होंगे। सिंपल सा हिसाब है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ जाएगा। दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी लॉ को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। वाइस वर्सा भी चलेगा, अगर वोल्टेज कम हो गया, जो एग्जांपल मैंने अभी बताया उसी चीज को आप एनालाइज कर लेंगे। जैसे ही वोल्टेज कम होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, पंखे का स्पीड कम होगा, कूलर का स्पीड कम होगा, बल्ब का पावर कम होगा, ये सब चीज आप लोग फील किए होंगे। तो वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ करंट घटेगा। दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। ये ऊपर ऊपर से एक्चुअल में इसमें काफी कुछ और भी सीखना है हम लोगों को, बट ऊपर ऊपर से कोई अगर पूछा जाए ओम्स लॉ क्या है तो ओम्स लॉ यही है। तो इसका सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये आपको स्कूल में करना है। जब भी आपका स्कूल खुल जाए तो सीबीएसई का जो 5 एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको करना है क्लास 10th साइंस में, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये टेस्ट में भी आता है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं हमेशा बताता हूँ क्या टेस्ट में आता नहीं आता वो जरूरी नहीं है, ये आपको करना है तभी आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो ये एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें एक वायर लगाया हुआ है, दिस इज अ नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम का बना हुआ वायर है, नाम है XY। इसके अक्रॉस एक सेल कनेक्टेड किए हैं, ठीक है। इस सेल का वोल्टेज है V, ये देखो ये सेल जो है वो कनेक्टेड है। इस तार के अक्रॉस लगाया है, कल हम लोग पढ़ रहे थे वोल्ट मीटर, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया। और इस तार के सामने पर लगाया हमने एक एमीटर, जो कि किसको मेजर करेगा, करंट को। और ये है हमारा एक स्विच। पिछले दिनों वोल्ट मीटर के बारे में और एमीटर के बारे में पढ़ाया गया है और बताया गया कि इसी चैप्टर में आगे हम लोगों को और पढ़ना है।
तो ओम्स लॉ यही कहता है, ये अरेंजमेंट है, ये एक सेल है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये एक तार है एक्स वाई, उसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टमीटर और सीरीज में एक एमीटर और एक स्विच। तो कितना नंबर ऑफ सेल्स यूज किया, तो एक सेल। ये आपको लैब में करके देखना है। ये जो सेल का वोल्टेज है, जिस सेल का आप इस्तेमाल किया वो तो फिक्स होगा। अब मैं तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहा, आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा क्या है क्या नहीं। अभी ऐसे ही अपने से कुछ ले लेते हैं, अगर 10 वोल्ट लिए, 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट मीटर का क्रॉस रीडिंग शो करेगा 10 वोल्ट और करंट वैल्यू कुछ आएगा, मान लो ऐसे ही मैंने मान लिया 5 एम्पीयर, ठीक है। तो उसमें V बाई आई का रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको रेशियो निकालने के लिए बोला जाएगा V बाई आई का। तो जैसे इसमें V बाई आई 10/5, ये कितना हो गया, 2 हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद एक सेल के बाद अब 2 सेल को कनेक्ट करना है और मेक श्योर करो कि दोनों सेल का वोल्टेज सेम होगा। ऐसा करते हो तो एक्सपेरिमेंट आसानी से होगा। तो अब नंबर ऑफ सेल्स 2 इस्तेमाल किए। एक सेल का वोल्टेज ऐसे माने थे 10 वोल्ट, तो 2 का 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट मीटर में रीडिंग, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग तो 20 वोल्ट शो करेगा, बट आपने क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, वोल्ट मीटर में तो इंक्रीज दिखेगा ही, बट ओम्स लॉ के हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो एमीटर है जो कि करंट का रीडिंग करता है उसमें भी वैल्यू बढ़ जाएगा। और आश्चर्यजनक टाइप से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो आपको 10 एम्पीयर की रीड करेगी, ठीक है। और जब इसका भी आप V बाई आई, V बाई आई, V बाई आई, V बाई आई का रेशियो निकालेंगे तो सेम आएगा। अब 3 सेल को इस्तेमाल करने के लिए बोला गया, 3 सेल को इस्तेमाल करो, जो भी तुम्हारे स्कूल में आएगा, ये मैं अपने से वैल्यू रख रहा हूं, तो सबका बराबर बराबर था, तो ये 30 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट की वैल्यू 15 एम्पीयर हो जाएगी। यहाँ पर भी V बाई आई का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। और 4 सेल को इस्तेमाल करने के लिए बोला, तो ये 40 वोल्ट हो जाएगा, बट आप देखेंगे कि करंट का वैल्यू 20 एम्पीयर आ जाएगा। और फिर से V बाई आई, V बाई आई, V बाई आई का रेशियो जो है वो सेम आएगा। दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अब अगर हम लोग कहें तो क्या पता चल रहा है, ओम्स लॉ के हिसाब से जैसे ही हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो एक वायर के अक्रॉस का जो करंट है वो भी जो है वो बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, बट ये तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, 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 ये तो ठीक है। बट उस वोल्टेज और करंट का रेशियो, वोल्टेज और करंट का रेशियो, वोल्टेज और करंट का रेशियो, वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा सेम आएगा। दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो कि आपको स्कूल में करना है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। और जो लोग समझ गए, ये था हमारा वोल्टेज, ये था हमारा करंट, और ये जो रेशियो सेम आया, 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 ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी रेशियो को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो V बाई आई, V बढ़ा है, I बढ़ा, 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 लेकिन V बाई आई का, V बाई आई का, V बाई आई का, V बाई आई का, V बाई आई का रेशियो हमेशा सेम आया। ये जो सेम रेशियो आया, उस सेम रेशियो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये जो 2 2 2 2 2 आ रहा है सेम, यही रेजिस्टेंस का वैल्यू है, और यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का। ये स्कूल एग्जाम में आता है। वैसे तो ये लैब वर्क है, बट फिर भी आपके स्कूल एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे। तो ओम्स लॉ तो ज्यादातर बच्चे समझ गए, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा। बट थोड़ा सा सीखने समझने वाली बात यह है कि क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर 8th क्लास से, कि अचानक से अगर टेम्परेचर पर भी चेंजेस करोगे, अगर टेम्परेचर पर भी चेंजेस करोगे, टेम्परेचर पर भी चेंजेस करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज किए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आगे पीछे हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड को फर्क पड़ सकता है। इसलिए जब हम लोग ओम्स लॉ का जब डेफिनेशन लिखते हैं या फिर फॉर्मूला लिखते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, इसमें हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। मतलब ये अभी जो आपको 10th क्लास में जो ओम्स लॉ पढ़ना है, उसमें आपको टेम्परेचर को बिना चेंज करते हुए जो फॉर्मूला है वो पढ़ना है। जब आप लोग सीनियर क्लासेस में आएंगे तो आप लोगों को टेम्परेचर पर डिपेंडेंट वाला ओम्स लॉ भी पढ़ना है। बट ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा, बट टेम्परेचर पे छेड़छाड़ नहीं करना है। यही डेफिनेशन है
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू अगर कांस्टेंट करते हो डेफिनेशन लिखो तो करंट आई थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। करंट और वोल्टेज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और थोड़ी देर पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें आपने देखा कि ये जो V बाई आई का रेशियो आ रहा था, V बाई आई का रेशियो आ रहा था, ये जो V बाई आई का रेशियो आ रहा था वो हर बार फिक्स आ रहा था, V बाई आई का रेशियो जो हर बार फिक्स आ रहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया। इसी को ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं वायर का, V बाई आई बराबर R। ये एक्सपेरिमेंट से थोड़ी देर पहले देखे तो मिला जुला के V इज इक्वल टू आई आर, यही है हमारा ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये एक्सपेरिमेंट से बताया गया कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हर बार फिक्स आएगा अक्रॉस द एंड्स या फिर अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। और ये जो V बाई आई का रेशियो है इसी को हम लोग कहते हैं R। दिस R इज एक्चुअली में रेजिस्टेंस और ये V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज आवर ओम्स लॉ। ठीक है, इसको लिखेंगे अभी। इसके बाद ग्राफ है ओम्स लॉ का, ग्राफ है ओम्स लॉ का जो कि ज्यादातर बच्चे समझ गए कि ओम्स लॉ का ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके अगर ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट जो भी आज का लेक्चर में बताएगा वही, जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाओगे तैसे तैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तैसे तैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तैसे तैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तैसे तैसे करंट बढ़ेगा। वोल्टेज का वैल्यू 0 दोगे तो करंट का वैल्यू 0 आएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तैसे तैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तैसे तैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तैसे तैसे करंट बढ़ेगा। तो इस ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ढलान क्लास 9 में पढ़े थे, स्लोप y बाई एक्स के रेशियो को पूरे ग्राफ में y बाई एक्स का कहीं से भी अगर रेशियो निकालते हो, कहीं से भी ढलान निकालते हो, y बाई एक्स कहीं से भी निकालते हो, ये ढलान y बाई एक्स स्लोप क्लास 9 में सीखना था। जैसे क्लास 9 में सीखना था आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, उसी तरह से वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप will give us the value of resistance। कहीं से भी ढलान निकालोगे तो ये ढलान जो है स्लोप जो है वो सेम आएगा, और इसी स्लोप से ही हम लोग मतलब V बाई आई, ढलान मतलब y एक्सिस में है V, x एक्सिस में है I, तो V बाई आई अभी ग्राफ में एक्सपेरिमेंट को समझाएगा तो सेम आएगा, वो जो सेम आएगा वही रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस आप देखें जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें क्या देखा, सेल चेंज किया, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ा, बट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कांस्टेंट रह गया, क्योंकि जो कांस्टेंट है उस तार का था। तो जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली में ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी उस तार का होता है, कंडक्टर का होता है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। वोल्टेज तुम सेल से थ्रू बढ़ा लिए और करंट देखे बढ़ गया, बट जो रेजिस्टेंस उस तार का क्रॉस आ रहा था वो सेम रह गया। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी कंडक्टर का है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखेंगे तो साफ साफ अभी जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने सीखा कि वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ गया, 3 सेल जोड़े वोल्टेज तिगुना बढ़ गया तो करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ा है करंट बढ़ गया। लेकिन वो जो वायर था एक्स वाई उसके अक्रॉस का जो V बाई आई का रेशियो आ रहा था वो कांस्टेंट आ रहा था, तो उस वायर के अक्रॉस का V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट आ रहा था। तो वो जो कांस्टेंट आ रहा था वो आउट एंड आउट कांस्टेंट प्रॉपर्टी उस वायर का था, कंडक्टर का था। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस ऐसे एक्चुअली में देखोगे तो ये एक अंग्रेजी का वर्ड है रेजिस्ट का मतलब रोकना ही होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैथमेटिकली अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आपने देखा, R बराबर आ रहा है हमारा V बाई आई। इसका यूनिट देखेंगे तो V का वोल्ट है, करंट का एम्पियर है, तो इसका यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर।
इसका एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज ओम। ये साइन है, देख रहे होंगे आप लोग, ओमेगा का साइन है, बट इसी का इस्तेमाल हम लोग ओम के फॉर्म में करेंगे। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है रेजिस्टेंस का, और ये है इस चैप्टर का कमाल का बात। जो समझा वही सिकंदर, जो नहीं समझा वही बंदर। अब समझो 7th क्लास से आप लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन ज़्यादातर बच्चे जान रहे होंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा हो जमीन पर, है ना, या किसी भी सतह पर, तो वो जो सतह है वो क्या लगाता है? बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग। उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते थे। 7th 6th 8th क्लास में आपने पढ़ा है। तो फ्रिक्शन क्या करता था? मोशन के लिए जरूरी तो है, ये 7th क्लास में आप लोग पढ़े थे, बिना फ्रिक्शन के आप किसी सरफेस पर चल भी नहीं सकते। बट फ्रिक्शन का काम जो होता है वो चलाना नहीं है, फ्रिक्शन का काम है बॉडी के मोशन को अपोज करने का। उसी में आप लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप उस जमीन में चल भी नहीं सकते, फिसल जाएंगे। लेकिन फ्रिक्शन का काम होता है बॉडी के फ्लो, बॉडी का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो जमीन है, जो सतह है, वो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपको जानना है। रेजिस्टेंस भी वैसा ही है। रेजिस्टेंस प्लेज द सेम रोल इन इलेक्ट्रिसिटी। तार में रेजिस्टेंस बिल्कुल वही रोल प्ले करेगा जो कि मोशन में प्ले करता है फ्रिक्शन। मीनिंग क्या हुआ? सतह पर चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप उस सतह पर स्लिप कर जाएंगे, चल ही नहीं सकते। उसी तरह से एक तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। जरूरी है, डेफिनेशन नहीं। फ्रिक्शन का ये डेफिनेशन नहीं होता कि जमीन में चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। डेफिनेशन तो फ्रिक्शन का ये होता है कि वो जो सतह है, वो जो सरफेस है, वो बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते थे। उसी तरह से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ये है कि ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है और ये करंट के फ्लो को अपोज करने का कोशिश करता है। जैसे फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज करने का कोशिश करता है। और ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? मोशन, फ्रिक्शन रोकता जरूर है, बट अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप उस सरफेस पर स्लिप कर जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे। उसी तरह से रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता जरूर है, बट अगर एक तार में अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उस तार को आप तार कह ही नहीं सकते, उसमें करंट पास नहीं करेगा। डेफिनेशन तो है कि ये करंट को रोकने का काम करता है, बट दूसरा पहलू ये है कि अगर एक तार में रेजिस्टेंस ना हो तो आप उस तार को एक मेटेलिक कंडक्टर वायर कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वही रोल प्ले करता है जो मोशन में प्ले करता है फ्रिक्शन। इसको लिख करके रखो। ठीक है, तो जैसे पिछले दिनों आपने 1 वोल्ट का डेफिनेशन देखा, 1 एम्पियर का डेफिनेशन देखा, वैसे ही अभी 1 ओम का डेफिनेशन देखो। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को 1 ओम कब कहेंगे? इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाए एंड इट सेंड्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू द कंडक्टर। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा और 1 एम्पियर का करंट अगर उस कंडक्टर में से पास हुआ तो उस तार का, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग 1 ओम कहेंगे। दैट इज 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। स्कूल एग्जामिनेशन में 1 कूलम का, 1 वोल्ट का, 1 कूलम का 10th में नहीं दिया हुआ है, इसलिए 1 वोल्ट का, 1 एम्पियर का, 1 ओम का, इन सब का डेफिनेशन आता है स्कूल एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। इसको लिख करके रखो। ठीक है, यहाँ तक लिख करके रखो। ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को और भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आज के क्लास में सिर्फ ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ का डेफिनेशन, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला और ओम्स लॉ में 1 ओम का डेफिनेशन, इतना आज के क्लास में आप लोग जान करके चलें। और लेक्चर 5 तक अपना नोट्स कॉपी साइंस में बना लें। और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बच्चों से बात हो रही थी कि 10th 11th 12th का साइमल्टेनियस नोट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लेलिस्ट जो है भास्कर क्लासेस में बना दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके, जिस क्लास के भी आप लोग हो, प्लेलिस्ट में जा करके 10th का साइंस में खोजेंगे तो आपको ओम्स लॉ का नोट्स मिल जाएगा। 10th के मैथ्स में खोजेंगे तो रियल नंबर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट 10th का, 11th का, 12th का, मैथ्स का, साइंस का, फिजिक्स का अलग कर दिया गया है।
भास्कर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर के अपना मटेरियल को पढ़ ले और कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, थैंक यू।